गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये अमेंडमेंट की क्लास जो मैं लेने जा रहा हूँ ये सीए और सीएमए दोनों स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, सीए भी और सीएमए भी, फाइनल लॉ अमेंडमेंट्स। ठीक है, एग्ज़ाम चाहे आपका जुलाई में हो चाहे अगस्त में हो, जो भी पोस्टपोनमेंट हो, अमेंडमेंट्स यही रहेंगे और ज़्यादा नहीं, बहुत कम है। ठीक है, अभी इसका जो नोट्स है ना, ये 13 पेज का नोट्स है। ये मैंने पहले ही यूट्यूब पे, इसमें क्या बोलते हैं, अपने वेबसाइट पे डाल दिया था, क्योंकि क्या जैसे बहुत सारे स्टेट्स के अंदर लॉकडाउन चल रहा था, बंगाल के अंदर भी लॉकडाउन चल रहा था, और बंगाल के अंदर जो लॉकडाउन था ये 1 मंथ के आसपास के, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। मतलब कोई मूवमेंट, ऑफिस खोलना, कुछ भी सेंटर वेंटर खोलना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने इसके अमेंडमेंट के नोट्स बहुत अच्छे से बनाए थे और मैंने हर जगह ना अपना एक्सप्लेनेशन डाल दिया था। ये देखो आप, हर जगह मैंने अपना एक्सप्लेनेशन डाल दिया था नीचे अमेंडमेंट के, ताकि नोट्स देख के स्टूडेंट समझ जाए। तो अभी क्या है कि द थिंग इज कि नाउ इट इज पॉसिबल फॉर मी टू टेक क्लास, तो मैं क्लास अब लेके डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, पर नोट्स इसके वेबसाइट में पहले डल चुके थे, आप लोगों को सबको पता भी है। कई स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर एक बार पढ़ा भी देते तो हम लोग को ईजी हो जाता, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट्स। अब आप देखो ये टोटल अमेंडमेंट्स कितना है सर, ये 13 पेजेस का अमेंडमेंट है, पर आपको देखने में लग रहा है 13 पेजेस, नॉट 13 पेजेस, वेरी वेरी लेस। ठीक है, बहुत कम अमेंडमेंट है ये। क्या है कि मान लो सेक्शन के अंदर कोई एक लाइन चेंज हो गया, तो अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि खाली उतनी सी लाइन लिखूं, मुझे तो पूरा सेक्शन लिख के फिर दिखाना पड़ा, देखो भाई यहाँ ये लाइन है, तो इसीलिए वो 13 पेज बन गया। इसमें येलो कलर में हाईलाइट भी कर दिया मैंने, और हर अमेंडमेंट सेक्शन के नीचे मैंने अपना एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया ताकि तुमको पढ़ने में ईजी हो। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले कॉर्पोरेट लॉ यानी कंपनी लॉ डायरेक्टर्स में जो अमेंडमेंट वो बता देता हूँ, मामूली अमेंडमेंट्स हैं, कोई विषय मतलब बहुत हार्ड वार्ड बोल के ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टर्स में अपना होता है सेक्शन नंबर 149 150। सेक्शन 149 इज अबाउट डायरेक्टर्स, और फिर 150 में आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डेटा बैंक। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डेटा बैंक .in, ये एक वेबसाइट है जिसको चालू किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मनेसर हरियाणा ने, सरकारी संस्थान है, उन्हीं का स्टार्ट किया हुआ ये डेटा बैंक है। पहले तो क्या है कि बहुत सारे प्राइवेट डेटा बैंक्स बन गए थे, पर वो सब बंद, अभी यही डेटा बैंक है। और इन्होंने नियम बना दिया, रूल नंबर 6, ये रहा अपना रूल नंबर 6। ठीक है, ये रूल नंबर 6 कब एप्लीकेबल हुआ था? 1 दिसंबर 2019। तो उन्होंने बोला 1 दिसंबर 2019 को ऑलरेडी जो लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उनको भी अपना नाम इस डेटाबेस में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक .in में शामिल करवाना पड़ेगा। उसके लिए एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है, वो देना पड़ता है। मामूली एग्जाम है, सिर्फ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, तो ऐसा कोई मतलब बहुत हार्ड एग्जाम बोल के कुछ नहीं है। तो एवरी पर्सन who is already an independent director on the date of 1st December 2019 or who is proposed to be an independent director must get his or her name included in the data bank and appear for the exams and all। ठीक है, ये सीन था। तो अब जब ये रूल आया ना 1 दिसंबर 2019 को, देख रहे हो हाईलाइट किया मैंने, येलो कलर रखा, ये रहा। ठीक है, ये रहा। जब ये रूल आया ना तो उन्होंने बोला कि जो लोग ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनको 3 महीने का समय मिलता है कि आप लोग एग्जाम देके अपना नाम डलवा लीजिए, और फिर बाद में उसको एक्सटेंड करते गए 6 महीना, 9 महीना, फाइनली 13 महीना। तो इसको 13 महीना एक्सटेंड कर दिया। तो तुम लोग जिनका भी एग्जाम अभी ये जुलाई अगस्त 2021 में पड़ेगा, तुमको यही याद रखना है कि जब ये रूल 6 एप्लीकेबल हुआ था हिंदुस्तान में 1 दिसंबर 2019, वहां से 13 महीने के अंदर जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑलरेडी हैं उनको अपना नाम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेटा बैंक में डलवाना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट बस इतना सही है कि वो 13 महीना हो गया है। ठीक है, वो अपने को याद रखना है। ठीक है, दिस इज माई एक्सप्लेनेशन। The only amendment is that MCA granted extension of time from 3 months to 13 months। 13 months कहाँ से चालू होता है? जब ये रूल आया था, रूल 6 1 दिसंबर 2019 से। ठीक है, नेक्स्ट, बोर्ड मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। ये रहा, VC मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस, OAVM मतलब होता है अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। इसको हम लोग शॉर्ट भाषा में कहते हैं वर्चुअल बोर्ड मीटिंग। वर्चुअल बोर्ड मीटिंग मतलब सारे डायरेक्टर्स का फिजिकली मौजूद होना जरूरी नहीं है, टीवी द्वारा भी वो मतलब होता है ना, मॉनिटर लगा हुआ है और इंटरनेट से कनेक्टेड है, सब लाइव एक साथ आपस में डिस्कशन करें, मतलब वैसा भी चलेगा, उस तरह का वर्चुअल मीटिंग भी चलेगा। नाउ द थिंग इज कि कोविड आ गया। अब अपने ही सेक्शन नंबर 173 में रूल्स है कि फिजिकल बोर्ड मीटिंग इज कंपल्सरी in 5 cases।
जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल करना हो, जब बोर्ड रिपोर्ट का अप्रूवल करना हो, जब प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल करना हो, अमालगमेशन, डीमर्जर, टेक ओवर, इन पे डिसीजन लेना हो, या फिर जब ऑडिट कमेटी की मीटिंग होती है फॉर अप्रूविंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इन 5 केसेस में नियम होता है ना कि अपने को फिजिकल मीटिंग करना पड़ेगा, मतलब टीवी वाला अटेंडेंस, वर्चुअल मीटिंग नहीं चलेगा। तो अब कोविड हो गया था और कोविड का ये 2020 वाला साल पूरा कोविड था, इनफैक्ट 2021 में भी काफ़ी लंबे समय तक कोविड का एक पूरा छाया हुआ था इन्फ्लुएंस। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अमेंडमेंट लाके एक रिलैक्सेशन दिया कि ये 5 जो मैटर्स है जिनके लिए फिजिकल बोर्ड मीटिंग अनिवार्य होता है, इसको अगर आप फिजिकल नहीं करके वर्चुअल भी कर लोगे अप टू दिस डेट, वो डेट जुलाई 21 एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए अलग है और जिनका एग्जाम नवंबर 21 में पड़ेगा उनके लिए अलग है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया है। तो बोला इस डेट तक अगर आप वर्चुअल भी करते हो इन 5 मैटर्स के लिए तो अलाउड है, उसी को लेके सरकार ने रिलैक्सेशन दे दिया है, ठीक है, ओके। तो अगर अब देख लो, हाईलाइट कर रहा हूं, जिनका एग्जाम जुलाई 21 में पड़ रहा है यहाँ, उनको याद रखना है कि 31 दिसंबर 2020 तक, मतलब 31 दिसंबर 2020 तक अगर आप इन 5 मैटर पे वर्चुअल बोर्ड मीटिंग करोगे तो भी अलाउड है, और जिनका नवंबर 21 में एग्जाम पड़ेगा उन स्टूडेंट्स को याद रखना है 30 जून 2020, ये और 30 जून 2021 ये और एक्सटेंड हो गया था, ठीक है, इसको 30 जून 2021 कर दो प्लीज, ठीक है। तो जो नवंबर में देंगे वो और एक्सटेंड हो गया था क्योंकि कोरोना तो 2021 में भी पूरा काफ़ी हद तक छाया हुआ था। तो 30 जून 2021 तक भी अगर इन मैटर्स के लिए आप वर्चुअल बोर्ड मीटिंग करते हो इंस्टेड ऑफ फिजिकल तो अलाउड है। मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स ने पूछा है कि क्या हुआ था कि 2020 के मिडल में जाके मैंने कोविड अमेंडमेंट्स डाले थे कि मीटिंग्स में, चाहे जनरल मीटिंग हो चाहे बोर्ड मीटिंग हो, उसमें कोविड की वजह से कुछ अमेंडमेंट्स आए थे। तो क्या हुआ कि जब ये नवंबर दिसंबर 2020 में एग्जाम हुआ तो इंस्टीट्यूट ने वो सारे अमेंडमेंट हटा दिए, बोला कि भाई आपको कोविड अमेंडमेंट्स करना नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जो इंस्टीट्यूट का ये आया है उसमें इन्होंने बोला कम से कम ये वाला आप कर लो। तो फाइनल के आप स्टूडेंट हो, जनरल मीटिंग आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में बोर्ड मीटिंग है। बस आप इतना याद रख लो कि इन 5 मैटर में जहाँ फिजिकल मीटिंग कंपलसरी होता है, फिजिकल बोर्ड मीटिंग, वहाँ फिजिकल नहीं करके अगर वर्चुअल भी कर लेंगे अप टू 31 दिसंबर 2020 तो चलेगा। और ये और 6 महीना एक्सटेंड हो गया था 30 जून 2021 पर, वो तुमको याद नहीं रखना है, तुम्हारे लिए 31 दिसंबर 2020 तक है क्योंकि तुम जुलाई 21 में देने जा रहे हो एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट ये है स्ट्राइकिंग ऑफ चैप्टर। एक चैप्टर अपने सिलेबस में सेक्शन नंबर 248 से स्टार्ट होता है स्ट्राइकिंग ऑफ, उसको शुद्ध भाषा में हम लोग कहते हैं रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ आरओसी, ठीक है, स्ट्राइकिंग ऑफ। तो इसमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो जिसका शॉर्ट होता है STK, स्ट्राइकिंग ऑफ का शॉर्ट STK। स्ट्राइकिंग ऑफ इज अ शॉर्टकट प्रोसीजर टू लिक्विडेशन, कि भाई लिक्विडेशन बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो नहीं करके बस कंपनी का नाम काट देगा आरओसी अपने रिकॉर्ड से, मतलब कंपनी बंद। ऐसा तब होता है बेसिकली जब कंपनी का कोई एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह कुछ होता नहीं है और लिक्विडेटर की आवश्यकता होती नहीं, दैट इज स्ट्राइकिंग ऑफ। तो स्ट्राइकिंग ऑफ में छोटा सा अमेंडमेंट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये इतना येलो येलो किया, इतना कुछ नहीं, एकदम मामूली सा एक्सप्लेनेशन इसका, ये रहा नीचे, ठीक है, ओके। होता क्या है कि एक कंपनी जो पूरी बंद पड़ी है, कहानी सुन लो, कंपनी पूरी बंद पड़ी है, असेट्स लायबिलिटीज एकदम नेग्लिजिबल है, और उस कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि भाई कंपनी को अपने स्ट्राइक ऑफ करके बंद करते हैं, वी शुड नॉट गो बाय इंसॉल्वेंसी मोड बिकॉज असेट लायबिलिटी कुछ है ही नहीं, सल्टाने को जो है सब खत्म है, तो बंद करते हैं। तो जब डायरेक्टर्स लोग एप्लीकेशन देते हैं ना आरओसी के पास कि भाई हमको स्ट्राइक ऑफ करना है, तो उस एप्लीकेशन के साथ उनको एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके देना पड़ता है STK 3 में, ठीक है, इंडेमनिटी बॉन्ड नोटराइज्ड बाय एवरी डायरेक्टर इन फॉर्म STK 3। तो STK 3 फॉर्म होता है, उसमें कंपनी के सारे डायरेक्टर्स साइन करके देते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड कि भाई हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं आरओसी को कि आप हमारी कंपनी को बंद कर दीजिए, बाद में पता चलेगा कि अगर असेट्स लायबिलिटीज थे और हम लोगों ने चोरी वगैरह किया तो हम लायबल होंगे, हम पैसा देंगे, दैट इज इंडेमनिटी बॉन्ड का पर्पस, ठीक है। अब इसमें यही आया कि जो 100% गवर्नमेंट कंपनी है, 100% गवर्नमेंट कंपनी और उसकी 100% सब्सिडरीज, ठीक है, अमेंडमेंट क्या है, फॉर 100% गवर्नमेंट कंपनीज, मतलब जिसमें 100% पेड अप कैपिटल इज ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एंड ऐसी 100% गवर्नमेंट कंपनी का 100% सब्सिडरीज, ठीक है, तो मतलब फुल गवर्नमेंट का है, ठीक है। ऐसी कंपनियों में जो इंडेमनिटी बॉन्ड होगा वो डायरेक्टर साइन नहीं करेगा,
वो कौन साइन करेगा? ऐसी 100% गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है, जिसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये मिसाइल और टैंक बनाती है भारत सरकार के लिए, डिफेंस प्रोडक्शन, 100% गवर्नमेंट कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ऐसी कंपनी में जो हर ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जो होती है ना, वो भारत सरकार के किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के नीचे आती है, ठीक है। भारत सरकार का भी तो पूरा मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है ना, उनके नीचे होती है। तो वो कंपनी जिस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के नीचे है, उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का जो अंडर सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी मतलब आईएएस ऑफिसर लोग होते हैं ना, जो भारत सरकार में यूपीएससी का एग्जाम पास करके आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, उनके अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी वगैरह। तो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में जो अंडर सेक्रेटरी या उससे ऊपर पद का जो भी बंदा है, वो फॉर्म एसटी के 3A में इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके देगा, एसटी के 3 साइन नहीं होगा, ठीक है। तो अमेंडमेंट क्या है ये पढ़ लीजिए, ये रहा, ये लास्ट एक्सप्लेनेशन में। फॉर 100% गवर्नमेंट कंपनी, 100% सब्सिडीज, इंडेमनिटी बॉन्ड शैल बी फर्निश्ड इन फॉर्म एसटी के 3A। तो एसटी के 3 के बदले एसटी के 3A, और उसको साइन कौन करेगा? डायरेक्टर नहीं करेगा, इट विल बी साइंड बाय अंडर सेक्रेटरी। ये बेसिकली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। अंडर सेक्रेटरी या उसके बराबर या उससे ऊपर पद का जो भी वहाँ पे ऑफिसर है उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का, जिसके अंदर वो 100% गवर्नमेंट कंपनी आती है, वो लोग साइन करेंगे, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा जो येलो में अमेंडमेंट डाला हुआ है, ठीक है, येलो कलर में, उसमें यही लिखा हुआ है, 2 लाइन की मामूली सी बात, बस इतना सा अमेंडमेंट है, जरा सा अमेंडमेंट है ये, ठीक है। टर्न करते हैं कॉर्पोरेट लॉस के अमेंडमेंट। कंपनी लॉ में जो अमेंडमेंट्स वो बता दिए, एकदम छोटे छोटे 3 थे। अब आते हैं इकोनॉमिक लॉस वाले पोर्शन में और सेबी वाले पोर्शन में, उसमें जो अमेंडमेंट डिस्कस कर देता हूँ। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अभी जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, सिलेबस डिलीशन का अनाउंसमेंट आया था और 2 चैप्टर जिसको सिलेबस से हटाया गया, परंतु वो जुलाई 21 में बिल्कुल एग्जाम में एप्लीकेबल है, उनको हटाया गया फ्रॉम नवंबर 21। अभी नहीं हटाया, नवंबर 21 से हटेगा। तो आप जुलाई 21 में एग्जाम दे रहे हो, आपको बिल्कुल पढ़ना है, सरफेसी एक्ट पढ़ना है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो वैसे ही अमेंडमेंट्स बना के अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, अब ये अमेंडमेंट देखते हैं इधर, सेबी एक्ट 1992, इसमें एक नया सेक्शन डाला गया, सेक्शन नंबर 28C। ये क्या चीजें सुन लो, भारत में सरकार ने कई इलाकों को ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर रखा है, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर रखा है, ठीक है। इनका मेन मकसद होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एकदम एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग की तरह बनाया जाता है कि उन इलाकों में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है सर? इट्स लाइक अ सिटी, एक पूरा अपने आप पे नया शहर टाइप का बनता है, जिसका काम होता है इंडस्ट्रियल आउटपुट क्रिएट करना, जिसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। मेनली दे आर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वहां पे बहुत सारे टैक्स कंसेशंस होते हैं और देश के लिए बहुत मतलब फायदेमंद है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ये एक इलाका होता है जो पूरा बैंकिंग सेक्टर और स्टॉक मार्केट प्रोडक्ट सेक्टर रहता है, जिसको अपने कहते हैं IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। 2019 में एक एक्ट पास हुआ था और 2020 में IFSCA की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ठीक है। ये नाम आप देख रहे हो, मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन कलर, IFSCA। अब इतना लंबा तो बार बार बोलेंगे नहीं, इसको शॉर्ट में बोलेंगे IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। मतलब IFSC सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए जो भी नियम कानून लेजिस्लेशन होगा वो ये अथॉरिटी करेगी, यही एनफोर्स करेगी। ये अथॉरिटी सर कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी? 2020 में। इसका कानून तो 2019 में आया था, पर ये स्थापित हुआ था 27 अप्रैल 2020 में, ठीक है। आई विल शो इट टू यू। ये देखो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ये अपना स्थापित हुआ था 2020 में। कैन यू सी दैट? 2020 में, ठीक है। अब IFSC सेंटर्स के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल कंपनीज है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है, हेज फंड्स हैं, उन सब को रेगुलेट IFSCA करेगा। ये अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट सर ये है, आप जानते हो स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आता है या कोई नया इंस्टीट्यूशन आता है, जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, हेज फंड, म्यूचुअल फंड, कुछ भी, तो उसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी। ये सब जानते हैं। सेबी एक्ट 1992 में ये सेक्शन डाला गया और बोला गया कि IFSC सेंटर में लोकेटेड जो बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज या इस तरह के फंड्स हैं, उनको सेबी रेगुलेट नहीं करेगा, उनको रेगुलेट करेगा IFSCA।
हेडिंग पढ़िए, पावर ऑफ सेबी नॉट टू अप्लाई टू आईएफएससी। तो वहां पे सारे नियम कानून कौन बनाएगा? आईएफएससी बनाएगा। क्लियर है चीज? बस यही अमेंडमेंट, अब इसको आप पढ़ लेते हैं। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the power exercisable by SEBI, कि SEBI के पास पावर होता है कि वो ये सब फंड्स वगैरह को लेके वो लॉ बनाए, पर वो अप्लाई नहीं करेगा। नंबर ए, शैल नॉट एक्सटेंड टू आईएफएससी ऑफ द सेज, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो आईएफएससी उन पे अप्लाई नहीं करेगा। एंड इट शैल बी, नंबर बी, एक्सरसाइजेबल बाय, तो सेबी एक्सरसाइज नहीं करेगा अपना लॉ मेकिंग पावर, तो कौन करेगा? इट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय आईएफएससीए एस्टैब्लिश्ड अंडर आईएफएससीए एक्ट 2019। ये है सर अमेंडमेंट। इन सो फार एज रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जो भी स्टॉक मार्केट में फ्यूचर, ऑप्शन, डेरिवेटिव्स, कुछ भी जो बिकता है, अलग अलग तरह के जो बॉन्ड्स, सबको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट आर परमिटेड, तो इन पे सेबी नियम नहीं बनाएगा, इन पे आईएफएससी नियम बनाएगा। यही है सिंपल सा। तो ये रहा मेरा एक्सप्लेनेशन कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो आईएफएससी कंपनीज है उनको लेके नियम कानून सेबी नहीं बनाएगा, आईएफएससी बनाएगा। ऐसा ही डिट्टो एक सेक्शन इन्होंने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डाला है, जो अगले पेज पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट पेज पे देखो, सेक्रेट एक्ट में यही अमेंडमेंट है, सेम एज सेक्शन 28C ऑफ सेबी एक्ट, कि भाई इनके ऊपर पावर सेबी नहीं बनाएगा, वो आईएफएससी बनाएगा। ठीक है। भारत का सबसे पहला जो आईएफएससी सेंटर है वो है गुजरात में। गुजरात के अंदर गांधीनगर के अंदर एक शहर गिफ्ट सिटी। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट आईएफएससी ऑफ इंडिया। ये रहा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, पहला है गिफ्ट सिटी। ये देख लो, पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह सब है। अब ये ऑब्वियसली अपने सिलेबस में नहीं कि बैठ के मैं इसको डिस्कस करूं। ये रहा गिफ्ट सिटी गुजरात। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट आईएफएससी सेंटर। तो अब आईएफएससी की स्थापना हो चुकी है। ओके, दिस इज द वेबसाइट ऑफ आईएफएससी। क्लियर है? अब इसको हटाता हूं। बैक टू दिस। तो ये था सेबी एक्ट का चेंज। फिर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में एक चेंज आया, बहुत ही अच्छा। ये शायद मैं बीच में भी कभी पहले बोल चुका हूँ मुकेश अंबानी जी को लेके। एज यू नो, रिलायंस में मुकेश अंबानी जी चेयरमैन भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इसका मतलब एमडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, तो यानी कि चेयरमैन एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। सेबी ऐसा चाहता है कि भारत की जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज है उनमें चेयरमैन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं हो। तो ये लगने तो वाला था 1 अप्रैल 2020 से, पर फिर क्या हुआ कि कोरोना की वजह से नहीं, उसके पहले ही सेबी ने अमेंडमेंट लाया और बोला कि इसको हम लोग 2 साल डेफर कर रहे हैं। तो अब ये अप्लाई होगा 1 अप्रैल 2022 से। ठीक है, ये रहा, दिस इज द अमेंडमेंट। तो इट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 2 years। तो अभी आपके एग्जाम के लिए आपको ये बोलना है कि टॉप 500 लिस्टेड कंपनी को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चाहिए, पर फ्रॉम 1/4/2022, नॉट राइट अवे। ओके, सिक्योरिटीज एक्ट में वही सेम अमेंडमेंट था, आईएफएससी वाला बता दिया। अब ये इकोनॉमिक लॉज वाले पोर्शन में अपने आ गए। सेबी लॉज में जो अमेंडमेंट थे बता चुका मैं। इकोनॉमिक लॉज में जो अमेंडमेंट है वो ज़्यादा है थोड़े से, मतलब साइज में आपको ज़्यादा लगेगा, पर उसमें भी बीच बीच में थोड़ा सा ही अमेंडमेंट है। 2 ही मेन चैप्टर्स हैं जिनमें अमेंडमेंट आया है। एक है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और दूसरा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। आईबीसी कोड में एकदम छोटा सा अमेंडमेंट है, पर बहुत शानदार अमेंडमेंट है कोरोना की वजह से। और फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट में तो अच्छे अच्छे अमेंडमेंट्स है, और मैं इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट जब से बीजेपी की सरकार आई है, ठीक है, उसके बाद तो कांग्रेस ही चल रहा था, तो जब से बीजेपी की सरकार आई है इन्होंने इतना टाइट कंट्रोल कर दिया है पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग पर ना, कि इससे सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुसीबत हो जाएगी। आज बीजेपी रूलिंग पोजीशन पे है तो उसको तकलीफ कम होगी, दूसरी पार्टियों को ज़्यादा होगी। पर जिस दिन सपोज कभी ऐसा आया कि बीजेपी सरकार में नहीं कोई और पार्टी आया, तब बीजेपी भी खुद तकलीफ में आ जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा कहाँ से आता है आपको समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है प्रचार करना, चुनाव जीतना, तो प्रचार करने के लिए पैसा चाहिए। तो इनको पैसा कहाँ से मिलता है?
पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कैरिंग आउट एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी। एक पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन करके पैसा नहीं कमा सकता, इनको पैसा डोनेशन के फॉर्म में ही बस मिल सकता है, लोगों से डोनेशन मिल सकता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशंस को पूरा एकदम टाइट कंट्रोल करने के लिए ही बेसिकली ये कानून बना था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट। मतलब क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती थी, दिखा देती थी कि भाई हम लोग को फॉरेन कंट्री से डोनेशन मिला है। ये सब 2 नंबर काम होता था। भारत का ही पैसा कच्चे में विदेश भेजा जाता था, डॉलर में कन्वर्ट करके वापस आता था और दिखा देते थे पॉलिटिकल पार्टी कि हमको तो बाहर से डोनेशन मिला है। अरे बाहर कौन ससुर बैठा है डोनेशन देने के लिए, कोई नहीं बैठा है, ठीक है। पर ये होता था इस तरह से। तो अब क्या हुआ कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट तो रोकता था कि पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट रिसीव एनी काइंड ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, इस तरह से। अब उसको इतना, और इसको बाय द वे रेगुलेट करता है होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो होम मिनिस्टर है ना अमित शाह, उन्हीं के अंदर में आता है। 2 होता है, एक होम अफेयर होता है, एक फॉरेन अफेयर्स होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं अमित शाह, तो उन्हीं के कंट्रोल में ये पूरा MHA के कंट्रोल में ये आता है। इतना टाइट कर दिया इसको कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा कहाँ से कैसा आ रहा है सब इनको पता चल जाएगा। तो दुनिया भर के अमेंडमेंट्स इसी में किए गए हैं, ओके। अच्छा चैप्टर, अभी तो फिलहाल बस मैं अमेंडमेंट्स की बात करूंगा। सेक्शन 3 में एक लिस्ट ऑफ पर्संस दिया हुआ है हु आर प्रोहिबिटेड कि इनको किसी भी प्रकार से फॉरेन से कुछ भी डोनेशन नहीं मिल सकता। उसमें एक नया नाम ऐड हुआ है, अमेंडमेंट बस यही है, उसमें एक नया नाम ऐड हो गया पब्लिक सर्वेंट। जज वज गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो सब था, एक नया नाम ऐड हो गया पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट बेसिकली क्या होता है, इंडियन पीनल कोड 1860 के अंतर्गत सेक्शन नंबर 21 में जिनको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है वही पब्लिक सर्वेंट। जैसे पुलिस इंस्पेक्टर इज अ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट मतलब एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय which has been designated by central government or appointed by central government, they are regarded as public servants। तो इनको भी प्रोहिबिशन कर दिया। एक्सप्लेनेशन डाला है, एक्सप्लेनेशन 1 पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब आपको लगेगा कि पता नहीं सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड में कितना लंबा चौड़ा दिया है, ऐसा कुछ नहीं, उसमें एकदम मामूली सा लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं आपको। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, every officer or every arbitrator empowered by central government or the competent authority while exercising any function on behalf of the government shall be deemed as a public servant। तो बेसिकली जिनको हम लोग सरकारी एम्प्लॉय समझते हैं वही हुए पब्लिक सर्वेंट्स। तो सिंपल सा है, पर फॉर एग्जाम पर्पस आपको याद रखना पड़ेगा कि एक नया नाम ऐड हुआ है पब्लिक सर्वेंट। दूसरा, यहां पर कॉर्पोरेशन वर्ड तो पहले से ही था, ये देख लो, कॉर्पोरेशन विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो इसमें बस एक एक्सप्लेनेशन डाल के बोला ये द कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स गवर्नमेंट कंपनीज ऑल्सो। ये रहा एक्सप्लेनेशन 2। द एक्सप्रेशन कॉर्पोरेशन मीन्स अ कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स गवर्नमेंट कंपनी। बस उसको एलैबोरेट करके बता दिया, बस इतना ही है। तो ये रहा मेरा एक्सप्लेनेशन कि इस प्रोहिबिटेड पर्सन्स की लिस्ट में एक नया नाम ऐड हुआ है पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ये जबरदस्त अमेंडमेंट आया सेक्शन 7 में। सेक्शन बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के अंतर्गत क्या होता है, जो एनजीओस होते हैं ना, एनजीओस उनको अलाउड होता है, एनजीओ को अलाउड होता है कि दे कैन एक्सेप्ट फॉरेन डोनेशन, ठीक है, उनको अलाउड होता है। पर एक शर्त है कि द एनजीओ मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12। जितने भी एनजीओज हैं जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना है उनको पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए एक फॉर्म होता है FC3, ठीक है। तो फॉर्म FC3 जमा करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा कि हाँ देखिए हम लोग एक एनजीओ हैं, हम लोग ये एजुकेशनल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस इस तरह का एक्टिविटीज कैरी करते हैं और हमें फॉरेन डोनेशंस मिलता है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन देता है कि ठीक है आपको अलाउड है फॉरेन डोनेशन। अब पहले नियम क्या था और अब नियम क्या है। पहले सेक्शन 7 में ये नियम था कि एनजीओज जो कि रजिस्टर्ड हैं दे कैन रिसीव फॉरेन डोनेशन, और वो ना किसी अनरजिस्टर्ड एनजीओ को भी अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब सपोज आई एम अ रजिस्टर्ड एनजीओ अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, मुझे फॉरेन डोनेशन मिला, आई कैन ट्रांसफर सम अमाउंट ऑफ दिस टू अनदर अनरजिस्टर्ड एनजीओ फॉर सोशल एक्टिविटीज एंड ऑल दैट, ठीक है। अब इसको रोक दिया, बोला ना अब नहीं। पहले उसमें था कि कर सकते हैं
एक रजिस्टर्ड एनजीओ दूसरे अनरजिस्टर्ड एनजीओ को अपना फॉरेन डोनेशन का जो पैसा है वो ट्रांसफर कर सकता है विथ परमिशन ऑफ मिनिस्ट्री। अब वो बंद कर दे, मतलब ना, ना मतलब ना, एकदम नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से काफी कटिंग होगा। ये देखो, ये था पुराना सेक्शन 7, इसमें था कि कोई भी रजिस्टर्ड एनजीओ किसी भी अनरजिस्टर्ड एनजीओ को ट्रांसफर कर ही नहीं सकता, और करेगा तो परमिशन वगैरह लेगा, लिमिट्स है। और उसके ऊपर एक रूल 24 था, पूरा कट गया। ये सेक्शन 7 कट जाएगा, ये पूरा रूल 24 था कि क्या प्रोसीजर है, ये पूरा कट जाएगा। फॉर्म FC5 बंद, ठीक है। अब ये रहा नया सेक्शन 7 आपके सामने, ठीक है। नो पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट or has obtained permission under the act and receives any foreign contribution shall transfer. No person shall transfer any foreign contribution to any other person. मतलब कोई भी एनजीओ जिसको फॉरेन डोनेशन का पैसा मिला है वो किसी दूसरे रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड एनजीओ को ट्रांसफर नहीं कर सकता। आपको मिला है ना फॉरेन डोनेशन, आप रजिस्टर्ड एनजीओ, यू यूज इट फॉर दोज एक्टिविटीज, जो सोशल एक्टिविटीज होते हैं, सोशल वेलफेयर आप यूज करिए। आप किसी और को, किसी दूसरे एनजीओ को, चाहे वो रजिस्टर्ड चाहे अनरजिस्टर्ड, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले ट्रांसफर करने का प्रोसीजर होता था, फॉर्म FC5 होता था, वो भी हट गया। रूल 24 कट गया, फॉर्म FC5 भी हट गया, ठीक है। ये भयंकर अमेंडमेंट है, दिस वन इज अ वेरी नाइस अमेंडमेंट, ठीक है। अब सर अमेंडमेंट तो इतना चुन्नू सा ही है, छोटा सा, बल्कि इससे फायदा ये हुआ कि जो आपको पहले इतना बड़ा रूल 24 पढ़ना पड़ा तो पूरा हट गया वो सिलेबस से। नेक्स्ट सेक्शन 8, सपोज आई एम अ रजिस्टर्ड एनजीओ, मुझे फॉरेन डोनेशन मिला, तो नियम था कि मैं मैक्सिमम 20% ऑफ इट आई कैन यूज इट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। अरे एनजीओ के भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो था कि भाई जितना भी आपको एफसी मिला है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उसका अप टू 20%, पहले था 50%, अभी कट के हो गया 20%, उसका आप सिर्फ 20% ही एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में यूज कर सकते हो। उससे अधिक यूज करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये लिमिट पहले 50% तक थी, इसको ब्रिंग डाउन करके 20% कर दिया गया है, ठीक है। दैट इज द ओनली अमेंडमेंट, ठीक है। 50% को 20, क्लियर है ये। सेक्शन नंबर 11, ठीक है। ये क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन, वन सेकेंड, सेक्शन 11, सेक्शन 12, ये वो सेक्शन है जहां पर कोई भी एनजीओ जो एक्चुअली में अच्छा काम करता है और जिसको फॉरेन डोनेशन मिलता है, वो मिनिस्ट्री के पास एप्लीकेशन देके अपने आप को रजिस्टर करवाएगा, ठीक है, ताकि वो फॉरेन डोनेशन रिसीव कर सके, उसको अलाउ किया जाए। तो इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज आया है, थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज आया है, ठीक है। अब इधर पहला टॉपिक सेक्शन 11, इसके अंदर क्या हुआ है, ये पोर्शन में आप देख रहे हो, ये एक प्रोवाइजो ऐड हुआ है, ये इतना बड़ा है ना, ये ऐड किया गया है, पर ये बहुत हार्ड नहीं, एकदम छोटा सा है, नीचे देखो, ठीक है। इसमें नियम क्या है कि कोई भी एनजीओ, ठीक है, अगर उसको ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है और कानून की अवहेलना करके मिल रहा है, मतलब दे आर रिसीविंग और यूटिलाइजिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट या लॉ, तो मिनिस्ट्री क्या करेगा, उनको स्टॉप कर देगा और उनको बोलेगा कि आपको जो पैसा मिला आप होल्ड करके रखो, यू विल नॉट यूज इट, ठीक है। फिर फर्दर क्या होगा वो मिनिस्ट्री डिसाइड करके बताएगी। तो इसमें इन्होंने एक प्रोवाइजो ऐड किया, वो क्या है कि देखिए, जब मिनिस्ट्री को जानकारी मिलता है तब ऐसा तो तुरंत मिनिस्ट्री रोकेगा नहीं, मिनिस्ट्री विल फर्स्ट कंडक्ट एन इंक्वायरी कि एक्चुअली में क्या इन्होंने कोई कॉन्ट्रवेंशन किया है कि नहीं किया, एंड ऑल दैट विल हैपन। तो प्रोवाइजो ये बोलता है कि इंक्वायरी के दौरान भी, जब मिनिस्ट्री केवल इंक्वायरी कर रहा है, अभी तक ये श्योर नहीं हुआ है कि वेदर द एनजीओ हैज कमिटेड अ वायलेशन और नॉट, केवल इंक्वायरी चल रहा है, तो इंक्वायरी के दौरान भी प्रोहिबिशन है that whatever foreign contribution that NGO has received, it cannot utilize it, it has to lock it, freeze रहेगा वो तब तक भी, ठीक है। An extra proviso has been added citing that central government shall conduct inquiry and then decide कि contravention हुआ है कि नहीं हुआ है, and during the pendency of the inquiry, मतलब जब तक inquiry pending है तब तक foreign contribution use नहीं हो सकता, बस ये यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 12 के अंदर एक चेंज हुआ है, अ न्यू सब सेक्शन 1A
इज इंसर्टेड इन सेक्शन नंबर 12। सेक्शन 12 में क्या होता है कि कोई भी एनजीओ जिसको रजिस्ट्रेशन चाहिए वो एप्लीकेशन जमा करता है, उसका फॉर्म होता है FC3। ठीक है, तो अब सेक्शन नंबर 12 के अंदर एक सब सेक्शन ऐड हुआ है। ये देखो, समझो लैंग्वेज को, यहां क्या लिखा है, 12 का 1A, मतलब 12 का 1, 12 का 2, 12 का 3, तो 12 का 1 के बाद एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है 12 का 1A। तो सेक्शन 12 में एक नया सबसेक्शन घुसाया गया है। ओके, उसमें ये बोला गया, और ये बहुत लंबा है, ये अभी यहाँ पे तो इतना छोटा सा, अगले पेज में और आएगा डिटेल में। अब से ये नियम है कि कोई भी एनजीओ जिसको रजिस्ट्रेशन चाहिए अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, उनको एक स्पेशल फीकरा अकाउंट बोल के SBI न्यू दिल्ली में खुलवाना पड़ेगा, कंपलसरी। मैंने बोला था ना कि ये बीजेपी गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट को इतना टाइट कंट्रोल कर रही है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी का फंडिंग एकदम कंट्रोल में आ जाएगा, सबका रुक जाएगा। ठीक है, इन्होंने नियम बना दिया कि भाई होता क्या है ना, आप समझो कि पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले नहीं सकती, और पॉलिटिकल पार्टी ही इनडायरेक्टली बहुत सारे नकली एनजीओ चालू करती है, उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है और वो पॉलिटिकल पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है। तो इसीलिए ट्रांसफर तो रुकवा दिया अभी वहां पे अमेंडमेंट करके सेक्शन नंबर 7 की, अब तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात है, दूसरा जो बड़ा चीज ये किया कि कहाँ कितना पैसा भारत में घुसा और कहाँ निकला वो फुल कंट्रोल में रहेगा। कैसे? बोला ऑल द रजिस्टर्ड एनजीओज इन इंडिया, चाहे भारत के किसी भी स्टेट में वो एनजीओ हो, उसको दिल्ली वाले SBI बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच इन दिल्ली, इन न्यू दिल्ली, उसमें अपना एक फैक्रा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाहर से आएगा सबसे पहले वो दिल्ली वाले ब्रांच में SBI बैंक में घुसेगा। उसके बाद उस एनजीओ की मर्जी है, वो एक और फैक्रा अकाउंट किसी दूसरे शेड्यूल बैंक में खोल सकता है। तो पहले SBI दिल्ली में आएगा, SBI दिल्ली के एक बैंक का, SBI का कोई बहुत सारा ब्रांचेस है न्यू दिल्ली में, उसमें से किसी भी एक ब्रांच को आप पकड़ लीजिए, उसमें अपना फैक्रा अकाउंट खोल लीजिए। पैसा सबसे पहले बाहर से जो विदेशी पैसा आएगा डोनेशन, वो उसमें आएगा, फिर वहां से आप किसी और फैक्रा अकाउंट में जहां आपका मन है उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट को तो पता चल जाएगा कि भाई आपके दिल्ली वाले ब्रांच में कितना कितना पैसा आया, फिर उसको आप दूसरे फैक्रा अकाउंट में डाल सकते हो। अब मान लो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में कोई एनजीओ है, तो उनको भी, महाराष्ट्र में जो एनजीओ, उनको भी दिल्ली में किसी SBI ब्रांच में अपना फैक्रा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, FCRA अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब उन्होंने बोला यार हम लोग मुंबई में भी एक खुलवाएंगे, तो मुंबई में आप किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में अपना एक फैक्रा अकाउंट खुलवा लीजिए। तो अब इस महाराष्ट्रियन एनजीओ को जो बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा वो पहले मुंबई बैंक में नहीं आएगा, पहले SBI बैंक में न्यू दिल्ली में आएगा पैसा, फिर वहां से महाराष्ट्र वाले फैक्रा अकाउंट में ट्रांसफर होगा। हो गया ट्रांसफर। अब उनको अलाउड है कि वो लोग और जितना चाहे, जहां जहां जो बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं, ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, उसमें अपना अकाउंट खोल सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्पेंडिंग द मनी। जैसे महाराष्ट्र वाला जो एनजीओ है, मान लो कि वो साउथ इंडिया में केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, इन सब में बहुत स्पेंडिंग करता है सोशल एक्टिविटीज के लिए, तो उनमें भी वो ब्रांच खोल सकता है और वो मुंबई वाले अकाउंट से वहां पैसा ट्रांसफर कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन, बट द फर्स्ट मनी विल कम इन SBI न्यू दिल्ली। तो इनको यही बोला गया कि भाई जब आप एप्लीकेशन डालो ना, तो उस एप्लीकेशन में आपको वो अपना फैक्रा अकाउंट का डिटेल देना पड़ेगा, दिल्ली वाला। ठीक है, एवरी पर्सन हु मेक्स एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 shall be required to open a FICRA account in the manner given in section 17, जो आने वाला है थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छा, ये एक नया सेक्शन डाला गया 12A। इसमें बोला है कि जो एनजीओ अपना एप्लीकेशन डाल रहा है, उसके जितने भी सीनियर ऑफिसर्स है, सबका आधार नंबर सरकार मांग सकती है। ठीक है, आधार नंबर ऑफ ऑल इट्स ऑफिस बेयरर्स और डायरेक्टर्स और की फंक्शनरीज। फंक्शनरीज मतलब होता है ऑफिसर्स। वो जो एनजीओ है उसके सारे की ऑफिसर्स जो भी हैं, उनका आधार नंबर सरकार मांग सकती है। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 13, सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट। 1 सेकेंड। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 13। जो भी रजिस्टर्ड एनजीओ है, जब भी वो गड़बड़ करता है, जब मिनिस्ट्री को लगता है कि गड़बड़ कर रहा है, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 14। पर कैंसलेशन के पहले सस्पेंशन आता है, यह है सेक्शन नंबर 13, सस्पेंशन ऑफ द सर्टिफिकेट। कि जब तक भाई इंक्वायरी चल रही है कि उन्होंने एक्चुअली गलत किया है कि नहीं, एक बार उनका सर्टिफिकेट सस्पेंड होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आया, पहले सस्पेंशन का मैक्सिमम पीरियड था 180 डेज, अब इन्होंने बोला 180 प्लस फर्दर 180, मतलब एक सस्पेंशन पीरियड को और लंबा कर दिया है। ठीक है,
द सस्पेंशन पीरियड हैज बीन इंक्रीज्ड, अर्लियर इट वाज 180, नाउ इट इज 180 प्लस फर्दर 180 डेज विद अप्रूवल। ठीक है। सेक्शन नंबर 14 क्या था? कैंसलेशन। अभी आ गया 14A। 14A नया ऐड हुआ है, न्यू सेक्शन है। इट इज अबाउट सरेंडर। सेक्शन 14 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एनजीओ का सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल करेगी। और 14A में नया डाला है कि वो लोग खुद भी चाहें तो वॉलंटरी आके सरेंडर कर सकते हैं। इसमें होता क्या, सुन लो। एक रजिस्टर्ड एनजीओ है, सपोज दे वांट टू डिसकंटिन्यू देयर एक्टिविटीज और दे आर नॉट गोइंग टू रिसीव एनी फर्दर फॉरेन डोनेशन, तो वो चाहे तो अपना आके भाई रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप हमारा ये सर्टिफिकेट हम सरेंडर करना चाहते हैं। क्यों कोई अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करेगा? बिकॉज विथ एवरी सर्टिफिकेट देर आर सर्टन कंप्लायंसेस टू बी मेड, सो दे डोंट वांट टू डू द कंप्लायंसेस एंड दे डोंट नीड द सर्टिफिकेट, इसीलिए वो सरेंडर करना चाहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूछेगा पहले कि भाई आपने इतने दिन तक तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है, तो आपके पास कुछ पड़ा हुआ है क्या? ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगा, देखेगा कि क्या इन्होंने कोई कानून तोड़ा है या इनके पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन अभी पड़ा हुआ है क्या। ठीक है। अगर पड़ा हुआ है तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन सरेंडर किया जाएगा और भारत सरकार एक बैंकिंग अथॉरिटी स्पेसिफाई करेगी, उसमें डलवा दिया जाएगा। ठीक है। तो सच कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी वेस्टेड इन द अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब बैंकिंग अथॉरिटी में डाल देंगे अंडर सेक्शन 15। एक सेक्शन 15 होता है, उसमें देयर इज अ बैंकिंग अथॉरिटी। कोई भी एनजीओ जिसका सेक्शन 14 में सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ है या 14A में उन्होंने वॉलंटरी सरेंडर किया है, उनके पास जो भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन पड़ा है या उससे जो भी असेट्स है वो सारा बैंकिंग अथॉरिटी को शिफ्ट कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 15। तो ये है सेक्शन नंबर 14A। A new section has been inserted to give an opportunity to the registered NGOs कि वो चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वॉलंटरी सरेंडर कर सकते हैं। और 14A की वजह से ही 15 में एक छोटा सा चेंज हुआ। सेक्शन 15 क्या था कि जब भी सेक्शन 14 में किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता तो उसके फॉरेन कंट्रीब्यूशन को बैंकिंग अथॉरिटी में ट्रांसफर करते। अब 14A में सरेंडर भी कोई अगर अपना सर्टिफिकेट कर रहा है तो भी सेम कहानी होगा। तो वही हुआ है कि यहाँ पे देखो सरेंडर वर्ड ऐड कर दिया और बोल दिया कि चाहे सेक्शन 14 में कैंसिल हो या 14A में सरेंडर हो, उसका जो भी उनके पास FC पड़ा हुआ है फॉरेन कंट्रीब्यूशन दैट विल बी ट्रांसफर टू बैंकिंग अथॉरिटी। ठीक है। सेक्शन 16 ये रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट पे मामूली है, इसमें बस एक प्रोवाइजो डाला गया और ये बोला गया कि जैसे नॉर्मली ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है किसी भी एनजीओ को 5 साल का होता है तो रिन्यू कराना पड़ता है। तो इन्होंने एक प्रोवाइजो डाल के बोला कि रिन्यू करने के पहले भारत सरकार इंक्वायरी कर सकती है। ठीक है। तो भारत सरकार को एक इंक्वायरी का पावर दे दिया बिफोर रिन्यूइंग एनी सर्टिफिकेट। अब सबसे जोरदार आएगा सेक्शन नंबर 17। मैं पहले सेक्शन 17 को लेके ना तुम लोगों को कुछ राइटअप लिखा देना चाहता हूं तो अच्छा रहेगा। मैंने जो बोला था ना इतना वही सब मैं लिखने जा रहा हूं। इनिशियल रिसिट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फिक्रा अकाउंट इन SBI न्यू दिल्ली ब्रांच। मतलब सोचो महाराष्ट्र का कोई एनजीओ है, उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है तो उनको भी SBI बैंक का जो न्यू दिल्ली वाला ब्रांच है उसमें एक फिक्रा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा वो दिल्ली वाले ब्रांच में आएगा। इसके अलावा देयर चॉइस, ठीक है, कीपिंग and utilizing another FICRA account in scheduled bank। किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में एक और कोई भी लोकेशन में, कोई भी भारत में कहीं पे भी एक FICRA अकाउंट खोल सकते हैं ताकि दिल्ली वाले FICRA अकाउंट में जो पैसा आया है उसको उस बैंक में शिफ्ट कर लिया जाए, फिर वहीं पे रखेंगे और वहीं से यूज करेंगे। इसके अलावा स्पेसिफिकली यूटिलाइज करने के लिए कि भाई फॉरेन डोनेशन जो आया उसको तो खर्च करना है फॉर सोशल कल्चरल एक्टिविटीज, तो उसको यूज करने के लिए आपको अलाउड है, आप जितने चाहे उतने ब्रांचेस में अपना अकाउंट खोल सकते हो। ओपन, और उनको FICRA अकाउंट नहीं बोलते, ठीक है, 1 or more accounts in any scheduled bank
और बैंक्स। मतलब यूटिलाइज खाली करना है, स्पेंड करना है, तो उसके लिए आप जितने चाहे उतने अलग अलग शेड्यूल्ड बैंक के ब्रांचेस में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। उनको फेकर अकाउंट नहीं बोलते। फेकर अकाउंट सिर्फ पहला वाला और दूसरा वाला ही होता है। जो दिल्ली में आपने खोला वो फेकर अकाउंट है, और इसके अलावा अगर आप किसी और ब्रांच में खोलना चाहते हो, कहीं और लोकेशन में, कोई और बैंक में, तो उसके लिए फेकर अकाउंट है। तो फेकर अकाउंट दो ही है, 1 या 2। नंबर 1 में पैसा आएगा पहले, फिर वहां से आप चाहो तो नंबर 2 खोल भी सकते हो, नहीं भी। अगर आपने नंबर 2 खोला, जैसे महाराष्ट्र वाले एनजीओ ने बोला भाई हम 2 फेकर अकाउंट खोलेंगे, एक तो दिल्ली में खोलना ही पड़ेगा एसबीआई दिल्ली में, और एक मुंबई में भी हम खोलेंगे एक्सिस बैंक के अंदर। तो जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आना है वो सपोज पहले दिल्ली में आएगा एसबीआई बैंक में, फिर वहां से वो लोग उसको शिफ्ट कर लेंगे इसमें एक्सिस बैंक मुंबई में। और फिर उसको स्पेंड करने के लिए जितने ज्यादा अकाउंट्स आपको खोलिए, उनको फेकर अकाउंट नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन 17 बहुत हैवी है, पूरा चेंज हो गया है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एवरी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन और परमिशन अंडर सेक्शन 12 शैल रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन ओनली। सिर्फ एक ही अकाउंट में पैसा आना चाहिए इनिशियली, कहाँ पे? दिल्ली वाले ब्रांच में। ओपन अ फेकर अकाउंट इन एसबीआई न्यू दिल्ली। सेकंड, ये सेकंड वाला ऑप्शन है आपके पास, जरूरी नहीं है। प्रोवाइडेड सच पर्सन में ऑल्सो ओपन अनदर फेकर अकाउंट इन एनी शेड्यूल्ड बैंक फॉर कीपिंग एंड यूटिलाइजिंग द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड थर्ड वो भी ऑप्शनल है, वो फेकर अकाउंट नहीं कहलाता, वो बोलता है कि स्पेंडिंग पर्पस के लिए आपको जहां जितने खोलना है उतने आप खोल सकते हो ब्रांचेस, ठीक है। ये जो ऊपर वाले अकाउंट्स है इनमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अलावा और कोई डोनेशन नहीं रहेगा। मतलब ये सब जितने भी आपने अकाउंट्स खोले हैं, बैंक अकाउंट खोले हैं, ये किस लिए? फॉर रिसीविंग फॉरेन डोनेशन। तो इसमें इंडियन डोनेशन का पैसा नहीं जा सकता, इसमें सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा ही रहेगा। प्रोवाइडेड दैट नो फंड्स अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी रिसीव्ड और डिपॉजिटेड इन एनी सच अकाउंट। इनमें सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही आएगा, ठीक है। अच्छा, दिल्ली वाला वो जो ब्रांच है जहाँ पे आपने वो अपना फेकर अकाउंट खोला है, या कोई शेड्यूल्ड बैंक जहाँ आपने अपना फेकर अकाउंट खोला है, मतलब जहाँ आपने फेकर अकाउंट खोला है, या तो एसबीआई दिल्ली या से एग्जांपल दिया था मैंने एक्सिस बैंक मुंबई, ये लोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास आपके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन लगातार बेसिस में जमा करते रहेंगे, ताकि मिनिस्ट्री को पता चलता रहे कि भाई एनजीओ को कहाँ कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ स्पेंड हुआ। अब ये है मेरा एक्सप्लेनेशन फॉर यू। बेसिकली इसमें 2 ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं, 3 नंबर और 6 नंबर, ठीक है। पर्पस यही है कि भारत सरकार चाहती है कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा आए और स्पेंड हो, उसका पूरा डिटेल रिकॉर्ड रहे और उस पर कंट्रोल स्थापित हो सके। Initial receipt shall be made into FICRA account with SBI दिल्ली। Ensure tight monitoring of source कि कहाँ से आया फॉरेन कंट्रीब्यूशन, as well as destination कहाँ पे खर्च किया गया, ठीक। That ends our foreign contribution का amendments। अब IBC का अमेंडमेंट। IBC में 2 अमेंडमेंट से एक तो जबरदस्त है, ये वाला, ये कोविड अमेंडमेंट है और ये एप्लीकेबल एग्जाम के लिए। आपको मालूम ही है कि कोविड की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का धंधा चौपट हो गया, एम्प्लॉय लोग को सैलरी तक नहीं दे पा रहे, बैंक का लोन कहाँ से चुकाएंगे? तो सारे के सारे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं वो तो दौड़ के उस कंपनी का इंसॉल्वेंसी बैंकिंग कोड में अप्लाई कर देंगे सेक्शन 7, 8, 9, 10 में, तो उसको रोक दिया गया। देखो बोला एनी डिफॉल्ट अराइजिंग ऑन और आफ्टर 25 मार्च, ये वही कोरोना का लॉकडाउन का पीरियड जब चालू हुआ था 2020 में, for a period of 6 months or such further period as may be extended not exceeding 1 year, ठीक है। मतलब कि 25 मार्च से शुरू होते हुए 6 महीने तक, या फिर अगर सरकार इसको और एक्सटेंड करेगी तो 1 साल तक, इस दौरान अगर कोई भी कॉरपोरेट कोई डिफॉल्ट करता है तो आप उसके लिए आईबीसी कोड में एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, ठीक है। इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेशन आप इनिशिएट नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप ये भी नहीं कर सकते कि वो 1 साल का पीरियड जो लिखा हुआ वो समाप्त होने के बाद फिर चालू करोगे, तो भी नहीं। एनी डिफॉल्ट मेड ड्यूरिंग द सेड पीरियड, उसके लिए ना उस वक्त ना फ्यूचर में शैल एवर बी फाइल्ड सेड पीरियड ठीक है। मतलब 25 मार्च 20 से लेके 6 महीने तक जो भी डिफॉल्ट हुआ है, ना उस वक्त आप आईबीसी में एप्लीकेशन डाल सकते हो ना फ्यूचर में डाल सकते हो। दोनों पैराग्राफ का फर्क क्लियर है? एक बोलता है उस पीरियड में अगर डिफॉल्ट है तो आप नहीं डाल सकते, और आप ये भी नहीं कर सकते कि उस पीरियड का डिफॉल्ट, वो पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप करोगे तो भी नहीं, क्योंकि वो कोरोना का टाइम था, बहुत बुरी हालत थी,
उस वक्त बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स हुए होंगे, गवर्नमेंट ने खुद अपने टैक्स के पेमेंट का डेट और रिटर्न फाइलिंग का डेट एक्सटेंड कर दिया था, कई जगह पे वेव भी कर दिया था, ठीक है। तो वहाँ पे आईबीसी कोड इनिशिएट नहीं होगा, ठीक है, सिंपल। अब ये सेक्शन 29 है, लास्ट है, इसमें कुछ नहीं, एक लाइन का बस अमेंडमेंट है। तुमको लगे अरे इतना लंबा सर, अरे वो 1.5-2 पेज तक जो है ना उसमें बस एक लाइन ऐड हुआ है, ये हुआ है, एक फ्रेज ऐड कर दिया गया, कंप्लीशन ऑफ प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन, कंप्लीशन ऑफ प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन। ये नॉर्मल चल रहा है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस यहाँ पर देखो कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स के बाद बस एक लाइन ऐड हो गया, और कंप्लीशन ऑफ सच प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शंस और एक बार आएगा, ये सब नॉर्मल, ये अमेंडमेंट नहीं है, और कंप्लीशन ऑफ सच प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब, बस। तो बस इतना ही ऐड हुआ और कुछ इसमें अमेंडमेंट नहीं है सेक्शन 29 में, ठीक है। दैट कंप्लीट्स ऑल आवर अमेंडमेंट्स फॉर जुलाई 21 एग्जाम, ठीक है। बस यहाँ खत्म होता है, यहाँ स्टॉप करता हूँ मैं, ओके।